नमस्कार। अब आते हैं हम बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस। तो ये जो डिसीज़ है, ब्लाइट डिसीज़, लीफ ब्लाइट डिसीज़ कहते हैं इसको। और ये डिसीज़ जो है चावल में होने वाला एक प्रमुख रोग है। और एशिया के लगभग सभी धान उत्पादक देश जैसे जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया, भारत, म्यांमार, बांग्लादेश इत्यादि देशों में, सभी में जहाँ पर भी चावल को व्यापक रूप से उगाया जाता है, वहाँ पर इस रोग को देखा गया है। इसके अलावा से एशिया के अलावा से मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, रूस में भी ये रोग देखा गया है। सर्वप्रथम जापान में 19वीं शताब्दी के अंत में 1884 में जापान के फुकुओका क्षेत्र में किसानों ने धान की फसल पर ये रोग देखा था। इसके बाद दक्षिण पश्चिम क्षेत्रों में, जापान में ही दक्षिण पश्चिम क्षेत्रों में 1926 में ये रोग देखा गया। और जापान में इस रोग को वाइट विटरिंग डिसीज़ के नाम से जाना जाता है। भारत में सर्वप्रथम 1951 में बॉम्बे के खोपली क्षेत्र में पर्याप्त उग्र रूप से इस रोग को देखा गया, लेकिन तब उसकी पहचान नहीं हो पाई थी। और भारत में यह रोग आयात किए गए धान के बीजों के साथ हुआ है। ये धान के बीज फिलीपीन से आयात किए गए हैं और उन बीजों के साथ ये रोग भारत में प्रवेश करा, इस रोग ने। और बिहार, उत्तर भारत और दूसरे भागों में महामारी का रूप धारण करने से पहले इसको गंभीरता से नहीं लिया गया। वहाँ पर काफ़ी महामारी के रूप में ये फैला था। इसके बाद इस रोग के कारण उपज में काफ़ी हानि होती है, लेकिन इसकी हानि की मात्रा रोग लगने की अवधि पर निर्भर करती है कि ये जो रोग है ये कौन सी अवधि पर, कितनी अवधि तक इसमें रहा है। यानी कि यदि फसल के ऊपर रोग जो है, इसका डिसीज़ का आक्रमण यदि देर से होता है तो इसकी ईल्ड पर कम प्रभाव पड़ता है। लेकिन यदि ये रोग प्रारंभ में ही, मतलब जब बहुत यंग स्टेज में ही यदि ये लग जाता है रोग, तो इस डिसीज़ के कारण इसको हम कहते हैं विटरिंग। और मतलब पौधा जो है वो मुरझाने लग जाता है और उस स्थिति को हम कहते हैं क्रेसक। और इसके कारण से जो राइस की ईल्ड है उसमें काफ़ी ज़्यादा 100% हानि पहुंचती है। और मतलब 90% तक हानि पहुंचती है वहाँ पर। और सामान्यतः इस रोग के द्वारा 20 से 30%, जब ये देर से लगता है यदि, तो 20 से 30% तक हानि होती है। इसके बाद आते हैं हम सिम्टम्स क्या क्या हैं इस रोग के। तो सिम्टम्स जो हैं वो 3 तरह की प्रावस्थाओं में इसको देखा गया है। एक लीफ ब्लाइट फेज, दूसरी क्रेसक फेज, विल्ट बोलते हैं, विल्टिंग होना जिसको, तो क्रेसक फेज, और तीसरी है येलो लीफ फेज। ये एक प्रकार की फोलियर डिसीज़ है और सामान्यतः इसे लीफ ब्लाइट फेज ही अधिक पाई जाती है इसकी। और इस प्रावस्था में जो लक्षण हैं वो मुख्यतः अगस्त से शुरू होते हैं और अंत अंत में 4-5 सप्ताह के बाद, मतलब ये प्रकट होते हैं। और मतलब अगस्त माह में जैसे ही रोपाई कर दी जाती है चावल की, और उसके तुरंत थोड़े समय बाद ही प्रकट हो जाते हैं और 4-5 सप्ताह के बाद हमको लक्षण दिखाई देते हैं। जब पौधे के स्टेम और पत्तियां वृद्धि करके फैलने लगती हैं और पौधे में बालियां निकलने का समय आता है, तब इसमें सर्वाधिक हानि होती है। प्रारंभ में रोग के लक्षण पत्ती के एक या दोनों किनारों के सिरों पर हल्के हरे या पीले रंग के 5 से 10 मिलीमीटर तक के लंबे धब्बे के रूप में दिखाई देते हैं और धीरे धीरे बढ़कर लंबी लंबी धारियाँ, लीफ में जो है लंबी लंबी धारियाँ बना लेते हैं। और ये जो स्पॉट्स हैं, जो धब्बे हैं, ये वाटर सोक्ड ट्रांसलूसेंट होते हैं और पत्ती की जो टिप है वहाँ से नीचे की ओर किनारों तक फैलने लग जाते हैं, फैलते हैं। और जैसे जैसे ये रोग बढ़ता जाता है वैसे वैसे कई सारी धारियाँ मिलके जो पीले या स्ट्रॉ ब्राउन रंग के वेवी और लेसन्स बना लेती हैं पत्तियों पर। और इसके कारण से लीफ की जो वेन्स है उनमें जो
जिसमें पैरेलल वेनेशन होता है, नसों में से समानांतर होते हैं और लंबाई और चौड़ाई में दोनों में बढ़ते हैं, और जिसके कारण से मतलब ये जो लेसन्स बनते हैं ये लंबाई चौड़ाई दोनों में बनते हैं। इन्फेक्शन स्पॉट्स जो हैं वो लंबाई चौड़ाई दोनों में बढ़ने लगते हैं, और उसके कारण से क्या होगा, पत्तियाँ सूख जाती हैं, क्योंकि उनके अंदर का क्लोरोफिल धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाता है, पत्तियाँ मुरझाने लग जाती हैं, सूख जाती हैं मुरझाकर। और कभी कभी ये बढ़ के पूरी तरह से मतलब टीलर्स जो है उनमें भी पहुंच जाता है, और पौधा पूरी तरह से सूख मतलब कैसे कैसे होगा, लीफ में पहले इन्फेक्शन फैला, लीफ से लीफ शीथ में जाता है, शीथ जो कि टीलर से लगी हुई होती है उनमें इन्फेक्शन फैलता है, और धीरे धीरे इन्फेक्शन पूरे प्लांट इन्फेक्टेड हो जाता है, और उसके कारण से पौधा सूख जाता है, संपूर्ण पौधा सूख जाता है। आर्द्रता वाले मौसम में जो पौधों में ये जो रोग है उनमें छोटी छोटी सी धुंधली बूंदों के रूप में हल्का अंबर कलर के बैक्टीरियल ओज बाहर निकलता है, और जो धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता और बहुत अधिक बढ़ने लगता है, धीरे धीरे बढ़ते हुए इतना बढ़ जाता है कि क्षति स्थल में गेहूँवे रंग की हमको रेजिनस ग्रैन्यूल्स या सफ़ेद पपड़ियाँ दिखाई देने लगती हैं। जो विकसित भाग जो होते हैं मतलब जिनको क्षति पहुंची है, उन भागों को सेप्रोप्टिक फंजाई के द्वारा ढक लिया जाता है, जिससे कि गहरे भूरे रंग के वो भाग दिखाई देने लगते हैं। धान की भूसी भी रोगग्रस्त हो सकती है, परंतु उस पर कोई निर्धारित लक्षण प्रकट नहीं होते हैं, और रोगग्रस्त पौधे के अंदर जो वस्कुलर बंडल्स हैं वो जीवाणुओं से भर जाते हैं, और जिसके कारण से पौधे की मृत्यु हो जाती है। इसके कारण से जो फसलों को बहुत हानि पहुंचती है, और उपज पे भी इसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। और ये जो है रोग का प्रकोप उस समय अधिक नहीं होता है, उस समय बहुत अधिक होता है जब बालियों में जो एराज लगती हैं उनके अंदर जो दाने बनने लगते हैं, तब इसका प्रकोप बहुत अधिक होता है। इंडोनेशिया में इस रोग को लंबे समय से क्रेसक के नाम से जाना जाता है, और इसकी सबसे हानिकारक जो स्टेज है वो विल्ट की होती है, इसलिए इसको क्रेसक स्टेज या क्रेसक फेज कहा जाता है। और इस अवस्था में जो रोग जो है वो डिसीज़ जो है वो इसकी वस्कुलर फेज होती है। इसमें रोग का प्रभाव जो है वो नवजात पौधे पर पड़ता है, मतलब उसके वस्कुलर सिस्टम को ये प्रभावित करते हैं, जिसके कारण से सिस्टमिक इन्फेक्शन हो जाता है। और इसके कारण से क्या होगा कि ये हल्के भूरे रंग की लीफ जो है मुरझा के हरी या हल्के भूरे रंग की हो जाती है, और जल की सतह पे तैरने लगती है, और इस अवस्था में प्रारंभ से ही सिस्टमिक इन्फेक्शन हो जाता है। पत्तियां लिपट कर नीचे झुक जाती हैं और पीले भूरे रंग की हो जाती है, और अंत में टीलर्स भी सूख जाती हैं। तो अब ये जो लीफ शीथ और इस तक जब इन्फेक्शन फैल जाता है तो पौधा सूखने लगता है, तब इसमें से इन लीफ में से इनकी जो टिप है लीफ टिप की या लीफ शीथ की जो किनारे हैं वहाँ से बैक्टीरियल एक्सुडेट निकलता है, जो कि ट्रॉपिकल देशों में आराम से देखा जा सकता है। इस प्रकार से ये रोग को जो एक्सुडेट निकलता है बैक्टीरियल एक्सुडेट, उसको आसानी से देखा जा सकता है, और इस रोग की पहचान की जा सकती है कि बैक्टीरियल ब्लाइट हो रहा है। अब ये जो बैक्टीरियल ब्लाइट है, ये इसकी इटियोलॉजी की कॉजल ऑर्गेनिज्म कौन सा है इसका, तो इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म ज़ैंथोमोनास ओराइजी पैथोवार ओराइजी। तो ज़ैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रीज पौधा पौधा जो है वो ओराइजी, इसका मतलब कि चावल के पौधे पर ये ज़ैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रीज या ज़ैंथोमोनास ओराइजी और ये डिसीज़ फैलाता है। ये जो बैक्टीरिया है ये बैसिलस बैक्टीरिया या रॉड शेप या कह लो कि रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होता है, गोल सीरे वाला, और ये 1 से लेकर 2 × 0.5 से 0.8 माइक्रोन इसका आकार होता है, माप वाला होता है, और ये अकेले या युग्मों में या तो दो दो के मतलब समूह युग्म में मिलता है, पेयर में मिलता है, या फिर अकेले मिलता है। ये 6 से 8 माइक्रोमीटर लंबी और पोलर फ्लैजेलम के द्वारा गतिशील होता है।
स्टैनिंग प्रक्रिया के द्वारा ये ग्राम देखा गया है कि ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है और इसके अंदर स्पोर की लंबी श्रृंखला नहीं पाई जाती है। इसकी सेल्स जो है वो म्यूकस कैप्सूल द्वारा चारों ओर से घिरी होती है और ये मिलकर एक समूह का निर्माण करती हैं और जल में ये सापेक्ष मतलब जल के मीडियम पर ये गोल चिकनी चमकीली या वैक्सी येलो रंग की कॉलोनी बनाती हैं और पिगमेंट जो है वो जल में अविलय, इसके अंदर का जो पिगमेंट है पीला पिगमेंट जो पीली तरह की कॉलोनी बनाती है तो ये जल में अविलय होता है और इंडोल उत्पन्न नहीं करते हैं और नाइट्रेट का अपचयन करता है। ये जिलेटिन को द्रवित भी कर सकता है और हाइड्रोजन सल्फाइड उत्पन्न करता है ये बैक्टीरिया। ग्लूकोज लैक्टोज सुक्रोज का उपयोग करके ये एसिड बनाता है परंतु गैस नहीं बनाता है और संवर्धन माध्यम में इसकी वृद्धि 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर अनुकूल होती है और 53 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह डाई हो जाता है, डेथ हो जाती है। इस बैक्टीरिया की थर्मल डेथ पॉइंट इसका 53 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। संवर्धन माध्यम में इसको भली प्रकार से उगाया जा सकता है और जिसमें कार्बन नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए सुक्रोज और ग्लूटामिक एसिड या सिस्टीन को मिलाया जाता है। जेंथोमोनास ओराइजी पैथावर ओराइजी बैक्टीरिया जो है वो फिजियोलॉजिकल और एंटीबायोटिक और बैक्टीरियोफेज में बहुत अंतर रखता है। तो ये बैक्टीरिया जो है इसके स्ट्रैंड जो है वो वीरुलेंस में भिन्नता रखते हैं। कुछ बैक्टीरिया जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं वो काफ़ी वीरुलेंट प्रकृति के होते हैं और कुछ जो होते हैं वीरुलेंट प्रकृति के होते हैं और क्रैसक लक्षण उत्पन्न करने में समर्थ होते हैं। कुछ स्ट्रैन ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा अधिक उग्र या वीरुलेंट नहीं होते हैं, तो जो वीरुलेंट है उनसे काफ़ी ज़्यादा हानि होती है। इसके बाद आते हैं हम कि डिसीज़ साइकिल क्या है इसकी। तो ये मुख्यतः वस्कुलर डिसीज़ है, ये एक बैक्टीरिया के द्वारा वस्कुलर डिसीज़ होती है ये। और ये जो बैक्टीरिया है ये जापान में जो जंगली घास हैं जैसे लॉर्सिया और आइजिडीज जापानिका इत्यादि इनके अंदर ये जीवित रहता है और कुछ स्वाम्पी एरियाज़ में ये घास जो है वो स्वाम्पी एरियाज़ में उगती है और ये जो जीवाणु है ये इन जंगली घासों के राइजोस्फीयर में रहता है। जो रोगजनक जीवाणु हैं ये पौधों की जड़ों और भूमि के निकट तने के भागों पर बने घाव और पत्तियों में हाइडेथोट के द्वारा भीतर प्रवेश करता है और ये बैक्टीरिया एक बार परपोषी पौधे में प्रवेश कर लेने के बाद वस्कुलर बंडल्स में ये यूनिफॉर्म रूप से फैल जाता है और भीतर बढ़ता रहता है, जिसके कारण से ये रोग के लक्षण पत्तियों के ऊपरी भागों में दिखाई देने लगते हैं और पत्ती के ऊपरी भागों में रोग के लक्षण दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे जैसे वस्कुलर टिश्यू को ये कवर करता जाएगा वैसे वैसे रोग के लक्षण बढ़ते जाते हैं। रोगग्रस्त पत्तियों से जो बैक्टीरियल एक्सुडेट निकलता है, सिक्रीशन निकलता है, उसके अंदर बैक्टीरिया उसमें बैक्टीरियल सेल्स जो है वो सेकेंडरी इनोकुलेशन के रूप में कार्य करती है और ये जो रोग है एक खेत से दूर दूर तक दूसरे खेतों में तूफ़ानी वर्षा या बौछार या सिंचाई का जल इत्यादि के द्वारा शीघ्रता से फैलता है। सामान्यतः ये रोग जो है वो ग्रीन हाउस में मतलब जो नर्सरीज़ हैं जहाँ पर राइस का प्लांटेशन किया गया है तो नर्सरीज़ में ये रोग नहीं पाया जाता है और ये रोग के लक्षण जो है प्रथम 4 या मतलब प्लांटेशन के बाद 4 से 6 सप्ताह के बाद दिखना प्रारंभ होते हैं और पुष्प जो पैनिकल्स के रूप में निकलते निकलते ये काफ़ी उग्र रूप धारण कर लेते हैं। जिन क्षेत्रों में वर्षा अधिक होती है वहाँ पर ये वायु या नमी की अधिक होती है, वर्षा अधिक होती है, सिंचाई का जल
उपस्थित होता है। तो वहाँ पर जहाँ पर कि जल निकास का प्रबंधन उचित नहीं है, मतलब उचित प्रबंधन नहीं है, और यदि तेज हवाएँ चलती है, तापमान 30 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो वहाँ पर ये रोग काफ़ी उग्र रूप धारण कर लेता है। इसके बाद इस रोग का हम प्रबंधन किस तरह से कर सकते हैं, तो प्रबंधन के लिए मैनेजमेंट या कंट्रोल किस तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो रोगग्रस्त खेतों से बीज का चयन नहीं करना चाहिए, जहाँ पर पहले से ये रोग बीमारी है और उसी से ये बीज जो बने हैं वहाँ पर, वो वाले बीजों का चयन नहीं करना चाहिए। प्रमाणित बीज ही किसी विश्वसनीय स्रोत से प्राप्त करना चाहिए और उन्हीं को बोना चाहिए। खेतों में जल निकास का उचित प्रबंधन होना चाहिए और नाइट्रोजन प्रधान उर्वरकों का प्रयोग निर्धारित मात्रा में ही करना चाहिए, अधिक नहीं करना चाहिए। यदि ये डिसीज़ हो जाती है तो खेतों में 20 किलो गाय का गोबर 200 लीटर जल में मिलाकर टाट के बोरे के द्वारा छान लिया जाता है और उसके अंदर 50 लीटर गोमूत्र मिलाकर उसको तुरंत छींटा जाता है। इसके अंदर नीम के पत्तों को भी मिलाया जाता है, छान कर पीस कर मिलाया जाता है और फसलों पर छिड़काव किया जाता है। पौधे की रोपाई से पहले 0.5% ब्लाइटॉक्स 50 फाइटोलॉन या क्यूप्राविट के घोल में डुबोकर रोपाई करनी चाहिए। इसके पश्चात धान की फसल पर रोपाई जो है वो 40 से 40, 60, 70 और 85 और 95 दिन के बाद इसके अंदर ब्लाइटॉक्स 50 का स्ट्रेप्टोसाइक्लिन के साथ मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। भारत में ये जो रोग है ये सीडलिंग स्टेज पर होने का संदेह है, तो बीजों में जो बीज उपलब्ध हैं उनको एग्रोमाइसिन के द्वारा ट्रीट करके लगाया जा सकता है। इस रोग का प्रकोप जो यदि व्यापक प्रकोप होता है तो नियंत्रण के लिए रोग प्रतिरोधी किस्मों को उगाना ही सर्वोत्तम है। अनुसंधान आजकल काफ़ी अनुसंधान कार्य हो रहे हैं जिसमें काफ़ी रोग प्रतिरोधी किस्में बाज़ार में आ गई हैं। तो इन रोग प्रतिरोधी किस्मों में जैसे पूसा NR 162, रत्ना PR 4141, ऐसी काफ़ी सारी ये यहाँ पर आपको डिस्क्राइब की गई है। ये काफ़ी सारी रोग प्रतिरोधी किस्में हैं, इनका उपयोग किया जा सकता है और फसल की हानि से बचाया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा धान की प्रतिरोधी किस्में जैसे जिनित, सीगाटिस, TKM 6, मेलागकिट, सुंगसोन, टादुकान इत्यादि काफ़ी सारी इस जातियां हैं, किस्में हैं जिनका कि चयन किया गया है और प्रजनन कार्य में रोग प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने का कार्य और किया जा रहा है। तो इस अंगमारी के लिए धान की जो कुछ कृषि वैज्ञानिक है उन्होंने धान की किस्में IR28, IR29 और IR30 को इस डिसीज़ रेजिस्टेंस होने का उल्लेख किया है। तो इस प्रकार से डिसीज़ रेजिस्टेंस वैरायटी का उपयोग करके हम इस रोग से धान की फसल को बचा सकते हैं। धन्यवाद।